हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इस सेशन में हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो हिस्ट्री के जो भी पेपर जो पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, तो आप लोग के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आप लोग टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे प्रश्न मिलेगा, क्योंकि टीआरई के लिए जो है यहाँ पे हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सेशन है आप लोगों के लिए, जो कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी 69th बीपीएससी प्री 2023 में जो प्रश्न यह पूछा गया है, यह जो है उम्मीद होती है कि टीआरई में भी आने की जो संभावना होती है। तो हाल फिलहाल कई प्रश्न है, सारे प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे। तो बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ऐसे ही और सेशन के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री का पार्ट इसमें आज हम कवर करेंगे। हम देखेंगे बारी बारी से पहले प्रश्न को। प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। कौन सा जानवर जो था नहीं पता था, क्या बैल था, घोड़ा था, हाथी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब माना है बीपीएससी के आयोग के द्वारा जो माना गया है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका घोड़ा माना गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, सभ्यता के लोग जो थे, उनको बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी तो थी। जहाँ तक घोड़े की बात है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। यानी प्रारंभ में माना जाता है कि घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु ये आपका जो लोथल है, सुरकोटदा है, कालीबंगा है, इन सब आदि स्थलों से जो है घोड़े के मूर्तियाँ, आपकी जो मृण मूर्तियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, जबड़े आदि के अवशेष जो है वहाँ से मिले हैं। लेकिन फिर भी आयोग ने इसका क्या माना है उत्तर, आयोग इसका उत्तर बी माना है। यानी कि किसको माना है, यानी कि आपके सही जवाब हो जाएंगे घोड़ा, घोड़ा को ही माना है, ठीक है। चलिए देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन सा कार्य करता था, क्या राजगीर था, चंपा था, वैशाली था, पाटलिपुत्र। आपको बताना है यहाँ पे तो कौन सा जो है, क्या मगध की, ठीक है। यानी कि कौन सी जो थी प्राचीन शहर, वो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करती थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगीर जो थी वो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कभी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे आपका मगध साम्राज्य में जो है आधुनिक अगर बात करेंगे तो इसमें जो आपका हो जाएगा पटना हो जाएगा, गया हो जाएगा और शाहाबाद का कुछ हिस्सा जो है शामिल हुआ करता था। अगर उस समय की बात करें तो आज जो है आधुनिक में पटना गया बन गया है। तो ये जो है उस समय के मगध साम्राज्य की ही हिस्सा हुआ करती थी। और इसकी अगर बात कर लेंगे तो इसका जो है कुछ हिस्सा जो है हुआ करता था। और बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व के समय जो है इसकी राजधानी राजगीर कह लीजिए या राजगृह कह लीजिए। तो उस समय जो थी मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी, ठीक है। किंतु अगर हम उदयन की बात करेंगे तो उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व में क्या किया, ये राजगीर से अपनी राजधानी को क्या किया, पाटलिपुत्र या कहिए कुसुमपुर कहिए, वो स्थानांतरित कर लिया, ठीक है। तो उदयन ने जो था वो अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर लिया, राजगीर से। उदयन ने राजगीर से कहाँ कर लिया, तो वो पाटलिपुत्र कर लिया, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया। चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है, क्या बाघ में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में, कहाँ स्थित है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो ये जो बोधिसत्व पद्म पाणी जो है इसकी पेंटिंग जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अजंता में स्थित है, ठीक है। चलिए देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत में जो पद्म पाणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना भाई, वो कमल धारण करने वाला, यानी पद्म पाणी मीन्स क्या होता है, कमल धारण करने वाला। देखिए बादामी गुफा के बारे में अगर बात करें तो बादामी गुफा जो है वो कर्नाटक मंदिर के उत्तरी भाग में बालाकोट जिले में स्थित है, ठीक है। जो कि हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन, बादामी गुफाएं, ठीक है। अब एलोरा गुफा की बात करें तो कह रहा है कि एलोरा जो है दुनिया का सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर का एक परिसरों में से माना जाता है, ठीक है। इसे जो है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी की इसमें क्या है, कलाकृतियां हैं, ठीक है। 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां यहाँ पे मानी जाती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रॉक कट है, ठीक है। चलिए देखेंगे अब चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न है,
भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, ठीक है, और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या आजीवक संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, या फिर शैव संप्रदाय से? किससे संबंधित है? ये आपका 69th बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2023 का पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे कौन सा इसका जवाब क्या होगा। तो स्तूप कहें, चैत्य कहें, विहार कहें, ये सब जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें इसके विषय में तो कहा जा रहा है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई है। चैत्य बौद्ध का क्या है? पूजा स्थल है, यानी बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो चैत्य कहते हैं। जबकि विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, यानी कि जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसको क्या कहते थे? तो उसको विहार कहा जाता था मेरे दोस्तों, विहार, ठीक है, विहार। और स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य क्या होता था? तो गौतम बुद्ध के जो पवित्र अवशेष थे उनकी पूजा व सुरक्षा, इसीलिए क्या करते थे? स्तूप बना दिए थे, ठीक है। तो स्तूप क्यों बनाए? क्योंकि गौतम बुद्ध के जो पवित्र जो अस्थियां थी, जो अवशेष थे, उनका पूजा करना और उनकी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? देखिए आपको यहाँ प्रश्न दिख रहा होगा, बीपीएससी टीचर TRE 2 का यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, 10/12/2023 का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब देना है, क्या होगा? क्या ऊपरी गंगा का मैदान होगा, मध्य गंगा का मैदान होगा, निम्न गंगा का मैदान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा कि मगध और अंग के जो मैदान थे ये आपका मध्य गंगा का मैदान कहलाता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मध्य गंगा का मैदान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगर हम इससे रिलेटेड अगर हम कुछ और बातें करें आगे, तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिएगा कि मध्य गंगा का मैदान जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है, यानी बिहार का कोई भी जिला पूछे तो वो कहाँ आएगा? वो मध्य गंगा के मैदान में ही आएगा, क्योंकि संपूर्ण बिहार तक ये विस्तृत है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए, अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ माना जाता है? भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। और मगध महाजनपद जो वर्तमान कहा गया तो पटना, गया तथा शाहाबाद में स्थित था, जो क्या था? जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, ठीक है। यानी संपूर्ण बिहार, आज के डेट की अगर बात करें तो संपूर्ण बिहार जो है किसमें समाहित है? तो आपके मध्य गंगा के मैदान में ही आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरा का पूरा बिहार, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, अगर अच्छा लग रहा होगा सेशन तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा प्यार अपना भी जता दीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ। आगे देखेंगे, 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विद्वान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? देखिए आपके बीपीएससी स्कूल टीचर, ये TRE 2.0 का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या होगा? कौटिल्य, जिसको कहते हैं चाणक्य, जिनको कहते हैं विष्णुगुप्त, तो ये जो है किस स्थान में राजनीतिक विद्वान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? कहाँ पे थे? क्या नालंदा विश्वविद्यालय में, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में, या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्योंकि भाई यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था, आपके ऑप्शन में डायरेक्टली दिया था नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, लेकिन आपको समझना है कि भाई अगर वो विद्वान अगर होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे, तो कोई विश्वविद्यालय ही तो था पहले, क्या था? तो विश्वविद्यालय, इसीलिए हम लगाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौटिल्य जो थे वो राजनीतिक विद्वान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। कहाँ पे? तो इसका जवाब हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है। चलिए देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चाणक्य, जिनकी एक पुस्तक है, कौन सी? एक है उनका पुस्तक, क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र इनका पुस्तक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कि इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ क्या थे? सलाहकार थे। यह प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, जो क्या थे? विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था। कौन? यानी कि आपका जो था तक्षशिला, ठीक है,
तक्षशिला जो था आपका क्या था कि विश्व के जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था और यह जो है प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखते चलिए आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कथनों पे। पहला कथन क्या है हमारा, पहला कथन पूछ रहा है, देखिए ये आपके 69th बीपीएससी प्री का क्वेश्चन हम डाले हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्या कह रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पहला जो हमारा गलत हो गया। और दूसरा पढ़ लेते हैं, बताते हैं अभी कैसे कैसे है। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, वेन सॉन्ग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। देखिए ये हमारा दूसरा भी क्या हो गया, दूसरा भी क्या हो गया, दूसरा भी हमारा गलत हो गया है ना, यहाँ पे भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो जवाब हमारा होगा क्या होगा, देखिए फाहियान तो आए थे, चीनी यात्री तो थे, लेकिन फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ये जो आपका वैन सॉन्ग जो थे ये चीनी यात्री तो थे, लेकिन ये आपके आए थे हर्ष के शासनकाल में। ठीक है, यानी उल्टा करके यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछ दिया गया है, यानी वैन सॉन्ग पूछेगा तो हर्षवर्धन और फाहियान अगर पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये आपका फाहियान कहाँ आए थे, फाहियान, तो फाहियान जो आए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि वैन सॉन्ग, तो ये आपका वैन सॉन्ग, तो ये आपको याद रखना है कहाँ, तो ये आपको हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक भी गलत हो गया हमारा और दो भी गलत हो गया। तो यहाँ पे एक और दो दोनों क्या कह रहा था, विचार करना था, तो गलत हो जाएगा सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। चलिए अब देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ, यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है हमारा 8वां नंबर का पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए आपको चीनी स्रोत के अनुसार, यानी 8वां नंबर प्रश्न है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। यानी श्रीलंका का शासक था कौन, मेघवर्मन। कहाँ का शासक था, एक तो याद रखिएगा श्रीलंका का शासक था, लेकिन ये क्या कहा गया है कि वह शासक जो थे वो बौद्ध मंदिर बनवाने हेतु गया में जो थे, कहाँ, गया में बनाना चाहते थे। तो बनवाने के लिए, अनुमति के लिए जो था गुप्त राजा, यानी कि कौन से ऐसे गुप्त राजा हुआ करते थे जिनसे अनुमति लेने के लिए एक मशीनरी भेजा था मेघवर्मन ने, कि भाई हम गया में क्या करेंगे, तो एक मशीनरी, ये आपका बौद्ध टेम्पल बनाएंगे। तो कौन से राजा के पास अनुमति के लिए भेजा था मेघवर्मन ने, अपने दूत को बताना है। क्या इसका जवाब होगा, क्या चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यह जो है आपका प्रश्न कहाँ पूछा गया है, या बीपीएससी प्री 2023 के अंदर में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिए हाथों में वीणा रखे हुए हैं समुद्रगुप्त, आपने देखा होगा, इनकी जो है ये वीणा वादन में बहुत जो थे इंटरेस्टेड व्यक्ति थे, ये वीण वादक भी इनको माना जाता है। तो ये थे आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, अब आइए इनसे जो रिलेटेड है हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार जानकारी मिली कि श्रीलंका के शासक जो है मेघवर्मन, यानी इनको मेघवर्मन जो थे इनको और क्या कहा जाता था, तो इनको कहा जाता था मेघवर्ण। ठीक है, मेघवर्ण भी कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया, गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति हेतु गुप्त शासक, कौन, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास अपना एक मशीनरी भेजा था, मिशनरी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है कहाँ, क्या पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके ये प्रश्न जो है ना बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम जो हुआ था 20/7/2024 को, उसका प्रश्न है ये। ठीक है, तो प्रश्नों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपको देखते हुए चलना है भाई, क्योंकि बीपीएससी है, क्या पूछ देगा कब, तो ये तो किसी को पता नहीं है। तो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ जो स्थित है, ये आपका स्थित है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दिल्ली में अवस्थित है। और दिल्ली में कहाँ, तो महरौली में। ठीक है, दिल्ली में कहाँ, महरौली में स्थित है। ठीक है, चलिए
अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जान ले। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ जो है दिल्ली के महरौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? महरौली में। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। अगर पूछेगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भाई ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। और ये जो है गुप्त काल में लौह निर्मित जो है इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। ये भाई बहुत ही नमूना चीज है। आज तक सोच समझ सकते हैं कि गुप्त काल से आज तक उसमें जंग नहीं लगी है, जो उनकी क्या करती है, उत्कृष्ट निर्माण कार्य को दर्शाती है। तो समझ पाए होंगे इसके निर्माता कौन थे। तो कौन थे भाई? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे और दिल्ली के महरौली में ये स्थित है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। देखिए बीपीएससी TRE3 री एग्जाम 20/7/2024 का क्वेश्चन है फिर से आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में? उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा खीर भवानी मेले की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कश्मीरी हिंदुओं के द्वारा खीर भवानी मेला को यहाँ पे आयोजित किया जाता है। चलिए देखिए अब आगे इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई? तो प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और कहाँ, कब? तो ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख उत्सवों में से एक है। और जम्मू कश्मीर के अगर प्रमुख मेलों की अगर बात कर लेंगे तो उन मेलों में और कौन कौन से मेला शामिल है? झीरी मेला है और पुनर्मंडल मेला है। ठीक है, पुरमंडल, फिर चैत्रे चौदस है, बहु मेला है और लोहड़ी है। और ऐसे जो है और भी अन्य जो है प्रमुख त्योहार वहां मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड किससे है? झीरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्रे चौदस, बहु मेला, लोहड़ी, ये सब संबंधित आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे पूछ रहा है हमारा प्रश्न 11 नंबर की राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार। देखिए बीपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? क्या कौटिल्य के द्वारा, कामंदक के द्वारा, चरक के द्वारा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो जवाब आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा, कामंदक। ठीक है, काममंदक के द्वारा ये जो है आपका नीति सार पुस्तक जो है लिखा गया है। और ये कहा जाता है कि किस पे आधारित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र, ठीक है, उसी पे आधारित ये ग्रंथ माना जाता है कामंदक का। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। अगर पूछे आपसे कि यह पुस्तक जो है कामंदक द्वारा जो लिखा गया है नीति सार, यह पुस्तक किस काल में लिखी गई है? तो आपको बताना है यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है, याद रखना है गुप्त काल की ये पुस्तक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखना है प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। यहाँ पे प्रश्न है आपका बीपीएससी प्री 2023 का। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चरक कौन थे? चरक को मिलाना है। ब्रह्मगुप्त कौन थे? बारामेहर कौन थे? विशाखदत्त कौन थे? तो ये चीज आपको यहाँ पे देखना है और मिलाना है। देखिए हम बात करेंगे चरक की, तो चरक कौन थे? तो चरक एक चिकित्सक थे। तो यहाँ पे क्या हो गया? पहले हम मिला दिए 2। ठीक है, अब देखेंगे ब्रह्मगुप्त के बारे में। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ब्रह्मगुप्त की अगर हम बात कर ले तो इनके बारे में कहेंगे तो ये जो आपके ब्रह्मगुप्त कहे जाते हैं ये गणितज्ञ कहे जाते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। वारामिहिर की बात करेंगे तो वारामिहिर कौन थे? तो ये आपके बताए जाते हैं कि ज्योतिष थे, यानी कि उसके बाद फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, विशाखदत्त अब बच गया, तो विशाखदत्त नाटककार। विशाखदत्त का एक है ना, क्या कहते हैं उसको, मुद्रा राक्षस, इन्होंने ही लिखा है। तो ये आपका हो गया नाटककार। तो अब क्या हो जाएगा? 3 किसमें मिलता है? 2, 1, 4 और 3 किसमें मिल रहा है? 2, 1, 4 और 3, यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो बिल्कुल क्लियर। तो इस तरह से प्रश्न आपके आएंगे, तो प्रश्न जो है आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगर आप हम लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पुराने हैं अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सेशन जो है आप लोग के लिए जो है आएंगे, तो इसके लिए आप लोग को तैयार रहना है नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके। ठीक है, चलिए
देखेंगे प्रश्न हमारे यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ जो नामक क्षेत्र का विस्तार है, ये कहाँ से कहाँ तक? क्या विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य तक, या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य तक? तो नीलगिरी के मध्य तक ये सतपुड़ा पर्वत से है या कहाँ है बताना है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया? ऐतिहासिक दक्षिणापथ। तो भाई इसको याद रख लेना है, दक्षिणापथ को याद रख लेना है। क्या याद रखना है? कि ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य जो है यहाँ पे आपको माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणापथ यानी दक्षिणा, जब देखते हैं पूजा पाठ जब करवाते हैं तो ब्राह्मणों को क्या दिया जाता है? दक्षिणा दिया जाता है। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, तो विंध्याचल यानी कि जैसा जानते हैं कि विंध्याचल में माता विंध्याचल है, तो वो वहाँ गए हैं, मान लीजिए कि वहाँ पे माता विंध्याचल की पूजा कर रहे हैं और कृष्ण भगवान की हम वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो भाई क्या देना पड़ेगा? दक्षिणा देना पड़ेगा। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ का संबंध इसी से याद रख लीजिएगा कि विंध्याचल पर्वत और कृष्णा नदी के बीच में है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए आपके बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का प्रश्न था जो मैंने अभी करवा रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी करवा रहा हूँ, तो ये जो प्रश्न है आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का है। देखिए कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिणापथ का तात्पर्य है दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। ठीक है, दक्षिणापथ का क्या अर्थ हुआ? दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। ठीक है, तो ये पड़ता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच में। तो दोस्तों ये थे आज आपके जो है हिस्ट्री से जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे। आप लोग के लिए यहाँ पे एक प्रश्न जो है विविध का भी रख लिए थे, इसलिए आप लोग के बीच ये प्रश्न देखने को मिल गया। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर आप लोगों के लिए और भी हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम करवा देंगे टोटल। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न आप लोग को कैसा लगा है और सेशन में आपने कितना समझा है। क्या मैं जो बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं? इस चीज़ों को भी कमेंट करना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।